हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, मैन्युफैक्चर ऑफ ओलिफिन या और उसमें फर्स्ट टॉपिक अपना है कि मैन्युफैक्चर ऑफ एथिलीन है, ओलिफिन्स का पार्ट है, या एसिटिलीन, या पायरोलिसिस ऑफ नेफ्था, या स्टीम क्रैकिंग ऑफ नेफ्था और गैसियस फीड स्टॉक। ये सब टॉपिक हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ना क्यों चाह रहे हैं, ओलिफिन्स के बारे में इतना इंटरेस्टेड क्यों हैं। तो ओलिफिन्स हम लोग जानते हैं क्या होती है। इथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन, ये ईटीसी, ये मेजर ओलिफिन्स हैं और ये बिल्डिंग ब्लॉक हैं किसकी, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की। तो ओलिफिन्स जो हैं, जो मेजरली इथिलीन है, प्रोपिलीन है, ब्यूटिलीन है, ये सब बिल्डिंग ब्लॉक हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की। और ये जो है यूज़ की जाती हैं लॉट ऑफ प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में। जैसे पॉलीमर्स हैं, पॉलीमर्स की अपनी अलग स्ट्रीम ही है। केमिकल्स बनाने में, इंटरमीडिएट्स जो फर्दर यूज़ होते हैं केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग में, सिंथेटिक रबड़, ये एट्सेट्रा। ये तो एथिलीन और प्रोपिलीन या ओलिफिन जो है, एक तो बिल्डिंग, एथिलीन ऑटोमेटिकली ही बिल्डिंग ब्लॉक है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का पूरा, लेकिन ओलिफिन एस एक पूरा कंपोनेंट जो है, मेजर जो है ना, बिल्डिंग ब्लॉक है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का। और क्यों ये बिल्डिंग ब्लॉक है, इनकी रिएक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द पैराफिन। हमने देखा कि पैराफिन्स जो है ना लेस रिएक्टिव होती हैं, वो रिएक्शंस में कम पार्टिसिपेट करती हैं, तो उनको यूज़ करके हम लोग प्रोडक्ट जो है कम बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। लेकिन जो एथिलीन होती हैं, ओलिफिन्स होती हैं, उनकी रिएक्टिविटी जो है ज़्यादा होती है और वर्सेटिलिटी भी ज़्यादा होती है। तो इसलिए वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं अपने पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का, और उनका एप्लीकेशन होता है पॉलीमर्स बनाने में, केमिकल्स बनाने में, इंटरमीडिएट्स बनाने में। तो इसलिए हम लोग इंटरेस्टेड हैं कि ओलिफिन को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है उसके बारे में जानने में। तो ओलिफिन को बेसिकली कई प्रोसेसेस हैं जिससे प्रोड्यूस किया जा सकता है। हमने देखा था कि डिहाइड्रोजनेशन से हम लोग भी ओलिफिन प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन जो मेजर प्रोसेस यूज़ किया जाता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में वो है नेफ्था के पायरोलिसिस से या स्टीम क्रैकिंग से किया जाता है। किसके किसके, नेफ्था होगा, या आपका जो नेफ्था तो लिक्विड फीड स्टॉक हो गया, या आपका गैसियस फीड स्टॉक। गैसियस फीड स्टॉक में क्या है, नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस का ही कंपोनेंट है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये मेजर फीड स्टॉक हैं, लेकिन यही नहीं है, और भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं फीड स्टॉक। तो अब स्टीम क्रैकिंग है बेसिकली क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो स्टीम कहाँ से बनती है, वाटर से बनती है। वाटर जो है ना किससे कांटेक्ट करता है, हाइड्रोकार्बन से। तो वाटर का हाइड्रोकार्बन से कांटेक्ट दो टाइप से हम लोग पढ़ सकते हैं। पहला जब हाइड्रोकार्बन, मान लीजिए बहुत हाइड्रोकार्बन वेपर्स हैं और वो बहुत हाई प्रेशर पे हैं। हाइड्रोकार्बन वेपर्स जब हाई प्रेशर पे हैं, जब उनको हम लोग कांटेक्ट करते हैं वाटर से, स्टीम से नहीं, वाटर से, तो क्या होता है कि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती, लेकिन जब ये जो हीट है अपनी, वो हीट अब ये जो वेपर्स हैं, हाइड्रोकार्बन वेपर्स, वो ट्रांसफ़र कर देती हैं किसको, लिक्विड को, और लिक्विड को स्टीम में कन्वर्ट कर देती हैं। क्योंकि उनका वेपर फॉर्म में है, उनका प्रेशर ज़्यादा है। तो जब दो केसेस हैं, तो पहला केस में जब हम वाटर को हाइड्रोकार्बन वेपर्स से कांटेक्ट कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन वेपर्स जो है हायर प्रेशर पे जब कांटेक्ट कर रही हैं, तो क्या बनाती हैं, ये हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो कूल हो जाएंगी, और वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में। तो पहला केस में है जब वाटर वेपर्स फॉर्म, जब हाइड्रोकार्बन वेपर फॉर्म में है और हाई प्रेशर पे है। कंडीशन ये है कि हाई प्रेशर पे होनी चाहिए। हाई प्रेशर पे हैं, वाटर से कांटेक्ट करके स्टीम बना देती हैं, और ये जो हाइड्रोकार्बन वेपर्स हैं वो कूल हो जाती हैं, उनका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती। दूसरी कंडीशन, और इसको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट ट्रांसफ़र भी कहते हैं। दूसरा कंडीशन ये है, और इस डायरेक्ट कूलिंग कर रहे हैं हम लोग तो इसको क्विंचिंग भी कहते हैं, कि क्विंचिंग। अब जब इसका रिवर्स करते हैं, रिवर्स करते हैं क्या, मतलब एक आपकी हाइड्रोकार्बन है, उनको हम स्टीम
से रिएक्ट कराते हैं या स्टीम उनके थ्रू पास करते हैं, तो स्टीम हायर प्रेशर पे होती हैं, टेम्परेचर भी रिलेटिवली ज़्यादा होता है, तो वो क्या करती हैं, हाइड्रोकार्बन वेपर और स्टीम को जब हम करते हैं तो क्रैकिंग हो जाती है हायर टेम्परेचर पे। तो क्या होती है, क्रैकिंग होती है जब स्टीम को हम लोग हाइड्रोकार्बन वेपर से कांटेक्ट करा रहे हैं तब। तो यही हम लोग पढ़ना चाहते हैं कि स्टीम की हेल्प से क्रैकिंग कैसे हो रही है। स्टीम तो क्रैकिंग हो जाती है, ये हायर टेम्परेचर पे अगर ये हैं तो ऑटोमेटिकली ये अपने आप क्रैक होते हैं। ये जो हाइड्रोकार्बन वेपर हैं, अगर हायर टेम्परेचर पे इनको हम लोग हायर टेम्परेचर दे रहे हैं तो अपने आप क्रैक होंगे। लेकिन अगर स्टीम भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो स्टीम भी हेल्प करती है फर्दर क्रैकिंग में। जब क्रैकिंग होती है तो बहुत ढेर सारे प्रोडक्ट बनते हैं। ये स्टीम क्रैकिंग जो है ना, अभी भी जो फंडामेंटल यूनिट है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की यूज़ होती है। और जो मॉडर्न एथिलीन जो प्लांट्स हैं, जो मॉडर्न प्लांट्स हैं वो यूज़ होते हैं लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को फॉर्मेशन में। जैसे ओलिफिन्स हो सकती हैं, तो ओलिफिन्स में एथिलीन होगी, प्रोपिलीन होगी, ब्यूटिलीन होगी, ब्यूटाडाइन होगी, और पायरोलिसिस गैसोलीन। तो ओलिफिन से हमारे मेजर प्रोडक्ट्स हैं और जो पायरोलिसिस गैसोलीन है वो हमारा बाई प्रोडक्ट्स है। तो क्या क्या फीड स्टॉक यूज़ किया जाता है? फीड स्टॉक बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं, एक आपकी जो है नेफ्था यूज़ होगा अपना फीड स्टॉक, या नेचुरल गैस। तो मेजर फीड स्टॉक जो है वो, जो मेजर फीड स्टॉक हम लोग यूज़ करते हैं वो है नेफ्था है और नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस में आपकी एथेन हो सकती है, प्रोपेन हो सकती है, ब्यूटेन भी बहुत लोअर अमाउंट में यूज़ की जाती है। तो जो मेजर फीड स्टॉक हमारा है वो एथेन है, प्रोपेन है, या नेचुरल गैस कह सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें मिली होती हैं। और नेफ्था वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीड स्टॉक है इस प्रोसेस के लिए। तो देखा गया कि वो जो वर्ल्ड वाइड कंजम्पशन है इस वक्त फीड स्टॉक का, किसके लिए, ओलिफिन के प्रोडक्शन के लिए, तो ये कंजम्पशन ऑब्जर्व किया गया है कि नेफ्था जो है यूज़ होता है 52%। एथेन का जो कंजम्पशन है नेफ्था से कम है, अप्रॉक्सीमेटली 30% होता है। प्रोपेन का 8% कंजम्पशन है, ब्यूटेन का उससे भी कम है, 4% है। और गैस ऑयल जो है, हैवी ऑयल्स हैं, यूज़ किए जाते हैं क्रैकिंग में, स्टीम क्रैकिंग में, तो अप्रॉक्सीमेटली 4% है। और 2% अदर जो फीड स्टॉक हैं वो भी यूज़ होते हैं। लेकिन अभी डिस्कवरी शेल ऑयल की हुई है, शेल ऑयल और शेल गैस की डिस्कवरी होने से एथेन और प्रोपेन, क्योंकि वो मेजर कंपोजिशन वही उसमें शेल ऑयल में नहीं का है, तो ये फ्यूचर में एथेन और प्रोपेन इज़ गोइंग टू बी फ्यूचर फीड स्टॉक फॉर आपका एथिलीन ओलिफिन प्रोडक्शन। तो एथेन और प्रोपेन को हम लोग मिक्स भी करके, या तो इनको सेपरेट हम लोग यूज़ कर लें, इनका स्टीम क्रैकिंग कर लें, या इनको मिक्स करके हम लोग स्टीम क्रैकिंग करेंगे तो हम लोग ओलिफिन प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो मेजर स्टेप्स इस प्रोसेस में, मेजर स्टेप्स क्या क्या यूज़ किए जाते हैं ये बनाने के लिए, तो बेसिकली इसमें 3-4 स्टेप्स हैं। एक होता है क्रैकिंग है, तो मेजर स्टेप्स में आपकी क्रैकिंग होगी, इसमें फर्नेस में क्रैकिंग होगी। उसके बाद क्या होगा, कंप्रेशन होगा, सेपरेशन करने के लिए उसको कंप्रेशन करते हैं हम लोग। कूलिंग है या क्विंचिंग कह सकते हैं, कूलिंग मेजर प्रोसेस है। और फिर सेपरेशन है, सेपरेशन ऑब्वियसली बात है, प्रोडक्ट को सेपरेट करना पड़ेगा, तो सेपरेशन कैसे है, लो टेम्परेचर पे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अपने ये जो भी हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ओलिफिन्स, लाइटर ओलिफिन्स जो हैं, तो लो टेम्परेचर फ्रैक्शनेशन, लो टेम्परेचर ये कहिए फ्रैक्शनेशन या डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनेशन। तो ये मेजर स्टेप्स हैं जो यूज़ होते हैं इस प्रोसेस में। एक दो चीज़ें और हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जैसे स्टीम हम लोग यूज़ कर रहे हैं पूरे प्रोसेस में, स्टीम की हेल्प से ही क्रैकिंग कर रहे हैं, तो कितना स्टीम की रिक्वायरमेंट है, तो वो डिपेंड करती है स्टीम की रिक्वायर्ड फीड पे। जितना लाइटर कंपोनेंट है
फीड हम लोग यूज़ कर रहे हैं उतना ही कम रिक्वायरमेंट होगी स्टीम की। तो जैसे एथेन अगर हम एज ए फीड यूज़ कर रहे हैं तो 0.2 kg ही 0.2 to 0.4 kg ही स्टीम की रिक्वायरमेंट होगी पर केजी हाइड्रोकार्बन पर केजी ऑफ एथेन। अगर प्रोपेन हम लोग यूज़ कर रहे हैं एज ए फीड स्टॉक, हमने प्रोपेन का मतलब थोड़ा सा हैवियर हो गया एथेन से, तो स्टीम की रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ हो गई 0.3 to 0.5 kg पर केजी ऑफ हाइड्रोकार्बन जो है पर केजी ऑफ प्रोपेन आपकी स्टीम रिक्वायरमेंट होगी। इसी तरह अगर गैस ऑयल सबसे हैवियर कंपोनेंट है इन चारों में, वो यूज़ करें तो ऑलमोस्ट 1 kg पर केजी ऑफ गैस ऑयल स्टीम यूज़ होगी। तो जैसे जितना स्टीम यूज़ होगी उतनी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी, उतनी जितना हैवियर आपका रॉ मटेरियल होगा उतनी ही कॉम्प्लेक्सिटी आपकी इंक्रीज़ होती जाएगी। हैवियर होगा तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होंगे तो ज़्यादा सेपरेशन यूनिट्स हमें यूज़ करना पड़ेगा। और जैसे जानते हैं कि डिस्टिलेशन यूनिट भी या जो सेपरेशन यूनिट है वो एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस हैं, एनर्जी हमको प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो कॉस्ट बढ़ती जाती है। तो जस्ट ये देखने के लिए कि रिलेटिव कॉस्ट क्या होगी अगर हम लोग ये फीड स्टॉक यूज़ कर रहे हैं। तो एथेन की अगर कॉस्ट 1 है, 1 का मतलब 1 करोड़ हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, जस्ट एक रेफरेंस पॉइंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर एथेन हम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट मान लीजिए 1 है, तो प्रोपेन अगर यूज़ करेंगे तो 1.2 वही कॉस्ट हो जाएगी। नेफ्था जब यूज़ कर रहे होंगे तो ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स हो गई कॉस्ट जो है इन कंपैरिजन टू एथेन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम लोग हैवियर हाइड्रोकार्बन यूज़ करेंगे एज ए फीड स्टॉक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओलिफिन, वैसे वैसे हम लोग की कॉस्ट जो है इंक्रीज़ होती जाएगी। तो प्रोसेस डिस्क्रिप्शन पढ़ने से पहले एक बार हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं कि इसमें मेजर रिएक्शन क्या होती है। तो रिएक्शन हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग, क्योंकि एक हाइड्रोकार्बन अगर लिख रहे होते हैं एथेन तो हम एथेन का फार्मूला लिखते हैं। हम जनरल हाइड्रोकार्बन लिख रहे हैं तो उसमें क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, तो हम लोग CX लिख देंगे और हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन होता है HY प्लस क्या है, स्टीम दे रहे हैं तो H2O प्लस ऑक्सीजन। प्रोडक्ट क्या क्या फॉर्म होता है, प्रोडक्ट आपका होगा एथिलीन जो हमारा मेजर प्रोडक्ट है, एथिलीन के साथ साथ एथेन भी बनेगा, एथेन फिर एथिलीन एसिटिलीन भी बनता है इस प्रोसेस में। तो ये C2 कंपोनेंट, इसको C2 कंपाउंड बोलेंगे। एसिटिलीन एथिलीन क्या कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। मीथेन भी कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो मीथेन के भी फॉर्मेशन होगा। उसके बाद प्रोपेन का भी फॉर्मेशन होगा। ये प्रोपीन है, प्रोपिलीन का फॉर्मेशन होगा, प्रोपेन का फॉर्मेशन होगा, ब्यूटेन का फॉर्मेशन होगा। और हैवियर हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो उनका जैसे C6H6 ये है, प्लस कार्बन का भी फॉर्मेशन होगा, प्लस हैवी ऑयल्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये हैवी ऑयल्स, तो ये लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं इस प्रोसेस में। एथेन होगा, प्रोपेन होगा, ब्यूटेन होगा, ब्यूटीन होगा, एसिटिलीन होगा, ये सारे प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं जब हम लोग क्या करते हैं, स्टीम क्रैकिंग करते हैं किसकी, हाइड्रोकार्बन फीड स्टॉक की। तो अब हम लोग जो है प्रोसेस डिस्क्रिप्शन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, देखेंगे इस प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें एम्प्लॉय की जाती हैं और कैसे ये प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। तो हम लोग यूनिट बाय यूनिट जो है ना स्टेप बाय स्टेप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो क्योंकि क्रैकिंग होनी है इस प्रोसेस में, तो क्रैकिंग होनी है तो कहाँ पे होती है, फर्नेस में होती है क्रैकिंग। क्रैकिंग के लिए हम लोग को क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए, क्योंकि क्रैकिंग हायर टेम्परेचर पे होती है तो उसके लिए फ्यूल चाहिए। अब हम लोग जो है, हमें क्या दिया गया है, फीड स्टॉक इस पर डिपेंड करता है। या तो हमें नेफ्था दिया जाएगा, या तो नेफ्था की क्रैकिंग करेंगे हम लोग, या तो नेचुरल गैस या लाइट की क्रैकिंग करेंगे। तो हम लोग नेफ्था लेंगे, उसमें क्या करेंगे, मिक्स करेंगे स्टीम मिक्स करेंगे और उसको
किस में ले जाएंगे, एक फर्नेस में। फर्नेस हम जानते हैं कि फर्नेस हायर टेम्परेचर पे वर्क करती है, टेम्परेचर हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा तो हमें फ्यूल प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो फ्यूल ऑयल भी हो सकता है, फ्यूल गैस हो सकता है। अब जो है रिएक्शन बहुत फास्ट होती है और बहुत हायर टेम्परेचर पे होती है, तो बहुत ज़्यादा हीट जो है ना इवॉल्व होती है, क्योंकि हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो है हम लोग वाटर प्रोवाइड करके, जैसे वाटर इसमें वो करके, अभी हमने पढ़ा था कि वाटर जब हायर प्रेशर पे जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनसे कांटेक्ट करता है तो स्टीम बन जाती है। तो स्टीम तो इनिशियली हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, लेकिन स्टीम फिर बन जाती है, तो एक्सेस स्टीम जो होती है उसको हम लोग रिकवर कर लेते हैं और फिर इसमें नेफ्था में मिक्स कर देते हैं। तो ये क्रैकिंग प्रोसेस हो गया इसमें। अब क्रैकिंग हो गई, उसमें क्रैकिंग हो गई तो हमने अभी देखा कि लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। अब उनको क्रैकिंग के बाद, क्योंकि ये बहुत हायर टेम्परेचर पे था, रिएक्शन हो रही थी, अगर हमने रिएक्शन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम के लिए प्रोवाइड कर दी, रिएक्शन टाइम ज़्यादा प्रोवाइड कर दिया, तो क्या होगा कि कोक फॉर्मेशन होने लगेगा। और कोक फॉर्मेशन हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि कोक फॉर्मेशन होगा तो फर्नेस पे डिपॉजिट होने लगेगा, उससे हीट ट्रांसफ़र का रेट कम हो जाएगा। तो उसको तुरंत हम लोग क्या करते हैं कि क्विंचिंग करते हैं, उसको कूल करते हैं। कूल करने के लिए हम लोग ले जाएंगे इनको कहाँ पे, एक कूलिंग टावर होगा कहिए, या कहिए कि एक जो है ना स्टीम बॉयलर होता, क्योंकि अभी भी हायर टेम्परेचर पे हैं ये प्रोडक्ट वेपर्स जो हैं, तो उनको हम ले जाएंगे एक यूनिट में, स्टीम बॉयलर कहते हैं, और वहाँ पे हम लोग वाटर ले जाएंगे, वाटर से कांटेक्ट कराएंगे, क्योंकि हाइड्रोकार्बन वेपर्स हैं, अभी हायर टेम्परेचर पे हैं, तो वहाँ पे स्टीम बनती है और प्रोडक्ट जो है ना रिलेटिवली कूल हो जाता है। अब क्योंकि ये प्रोसेस में हम लोग ओलिफिन्स प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, और वो भी लाइट ओलिफिन्स, और हमने देखा कि ये प्रोडक्ट जब अभी रिएक्शन हुई तो बहुत सारे प्रोडक्ट फॉर्म हुए, उसमें कुछ हैवी प्रोडक्ट्स भी फॉर्म हुए। तो उन हैवी प्रोडक्ट्स को हम लोग सेपरेट करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक स्क्रबर यूनिट में ले जाते हैं। स्क्रबर यूनिट में ले जाएंगे, वहाँ पे ऑयल डालेंगे, ऑयल काउंटर करंट फ्लो होगा। अगर इस वेपर्स नीचे से हैं, ऑयल जो है ना हम लोग टॉप से डालेंगे तो काउंटर करंट इंटरेक्शन होगा, और वहाँ पे काउंटर करंट इंटरेक्शन होगा तो ये जो हैवी सॉलिड पार्टिकल्स हैं या हैवी ऑयल्स हैं, ये जो है ना यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे, और इनको रिमूव करके अलग कर लेंगे। बाकी जो प्रोडक्ट्स होगा, अब जो है ना रिलेटिवली लाइटर कंपोनेंट्स बचेंगे, सारे लाइटर नहीं होंगे, इसमें लिक्विड भी होगा, वेपर भी होगा। अब उसको हम लोग जो है कंप्रेस करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ और इसमें ऐड कर देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये प्रोसेस हो रहा है तो हमने देखा कि प्रोपेन भी बन रही है, ब्यूटेन भी बन रही है, और प्रोपेन और ब्यूटेन क्या है, ये सब हैं पैराफिन्स। तो ये डायरेक्टली हमारे किसी यूज़ की नहीं है, तो इनको फिर हम लोग फिर क्रैकिंग कर देंगे प्रोपेन ब्यूटेन, क्योंकि इसके फीड स्टॉक हैं। लेकिन तो क्या हम रिसाइकिल करके यहाँ डाल सकते हैं क्या, नेफ्था के साथ मिक्स कर दें, बेटर है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं, नेफ्था के साथ मिक्स नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है क्योंकि रेसिडेंस टाइम जो है दोनों का अलग होता है। रेसिडेंस टाइम का मतलब इस रिएक्टर में कितनी देर तक रखेंगे। आप पता चला कि 5 सेकंड के लिए नेफ्था की क्रैकिंग हो रही है और हमने मिला दिया इसमें प्रोपेन ब्यूटेन, तो वो 2 सेकंड में क्रैकिंग हो जाती है, और फिर 5 सेकंड तक रखेंगे तो फिर कोक डिपोजिशन हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग जो भी प्रोपेन ब्यूटेन मिलेगी इस प्रोसेस में, उसको हम लोग एक दूसरी फर्नेस में ले जाएंगे। वहाँ पे भी सेम ऑपरेशन होगा, पहले क्रैकिंग होगी, स्टीम से मिक्स करेंगे, क्रैकिंग होगी, उसके बाद फिर हायर टेम्परेचर पर क्रैकिंग होती है, तो फिर हम लोग वहाँ से स्टीम वाटर डाल के स्टीम एक्सेस निकाल लेते हैं। फिर सेकेंड स्टेप में कूल करते हैं, क्विंचिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसमें भी हैवी प्रोडक्ट बनता है, तो उसमें भी स्क्रबिंग करेंगे, तो सारा प्रोसेस करेंगे। तो वो फ्लो जो ऊपर बना हुआ है सेम चीज़ यहाँ पे रिप्लिकेट हो जाएगी। जस्ट क्या चेंज रहेगा, आपका जो एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, सेचुरेटेड कंपाउंड है, मतलब अनसेचुरेटेड नहीं है, डबल बॉन्ड वाले नहीं, ओलिफिन्स नहीं है, पैराफिन्स जो हैं उनको जो रिसाइकिल करके पूरे प्रोसेस से होगा, तुम रिसाइकिल करके यहाँ पे ला दे रहे हैं। इसमें मिक्स इसलिए नहीं कर रहे हैं, हमने देख लिया रीज़न कि रेसिडेंस टाइम अलग अलग होता है, तो इसलिए यहाँ पे मिक्स कर दिया हमने, पूरा फ्यूल सेम प्रोसेस है। तो यहाँ से क्योंकि अब यहाँ प्रोडक्ट लगभग ऑलमोस्ट दोनों में सेम है,
तो दोनों प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पे मिक्स कर देते हैं, जो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के कब क्रैकिंग से बना और जो नेफ्था की क्रैकिंग से बना, दोनों को हम लोग मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम लोग, क्योंकि सेपरेट करना है इनको, इसमें कुछ लिक्विड प्रोडक्ट हैं, कुछ गैसियस प्रोडक्ट हैं, तो हम लोग उनको लिक्विड और गैस की 2 स्ट्रीम में सेपरेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए बेटर होगा कि हम लोग थोड़ा सा कंप्रेस कर लें इनको। तो फिर हम लोग जो पूरी दोनों स्ट्रीम हैं उनको मिक्स करके हम लोग कहाँ ले जाएंगे, कंप्रेसर में ले जाते हैं। 35 atm तक हम लोग इसको कंप्रेस कर लेते हैं। अब कंप्रेस करने के बाद हमने देखा था कि फेज सेपरेशन बेस्ट यूनिट होती है, जहाँ पे लिक्विड और गैसियस स्ट्रीम सेपरेट हो जाती हैं। तो उसके बाद हम लोग इसको ले गए कहाँ पे, फेज सेपरेटर में। ये वाली स्ट्रीम जो थी अपनी कंप्रेसर से निकली, उसको फेज सेपरेटर में ले गए। अब फेज सेपरेटर में क्या होगा, लिक्विड स्ट्रीम अलग सेपरेट हो जाएगी, गैसियस स्ट्रीम अलग सेपरेट हो जाएगी। अब गैसियस स्ट्रीम में क्या होगा, लाइटर कंपोनेंट होंगे भाई, हाइड्रोजन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, और जो मेथेन होगा, प्रोपेन, जो C3 कंपोनेंट होते हैं, प्रोपेन, प्रोपीन, तो वो कुछ होंगे गैसियस फॉर्म में और कुछ होंगे आपके लिक्विड फॉर्म में। तो जो गैसियस स्ट्रीम जाएगी वो होगी हाइड्रोजन होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, और C1 कार्बन से लेके C3 होंगे। C3 इसमें कम फ्रैक्शन में होगा, कम अमाउंट में होगा। जो लिक्विड स्ट्रीम आपकी यहीं से निकल रही है फेज सेपरेटर से, उसमें बेसिकली क्या होगा, C3 होगा, C4 होगा, और उससे हैवियर हाइड्रोकार्बन्स जो होंगे वो होंगे। तो बेसिकली फेज सेपरेटर तक पहुँचे हम लोग। फेज सेपरेटर से हम लोग को 2 स्ट्रीम मिली, कौन सी, एक लिक्विड स्ट्रीम, एक गैसियस स्ट्रीम। तो अब हम दोनों स्ट्रीम को अलग अलग पढ़ेंगे। पहले हम लोग कौन सी स्ट्रीम लेंगे, गैसियस स्ट्रीम लेंगे। तो हम लोग गैसेस स्ट्रीम वाली देखते हैं, पिंक कलर में शो की गई है इस प्रोसेस में, जो स्ट्रीम का डायरेक्शन शो हुआ है गैसेस फ्लो का, वो पिंक से है। तो हमने देखा कि यहाँ पे लाइटर कंपोनेंट थे। अब लाइटर कंपोनेंट थे तो अब उनको हमें सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेट करने से पहले, अब सेपरेट यहाँ पे एसिडिक वो है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो एसिडिक नेचर उसका होता है। तो उसको सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, न्यूट्रलाइजेशन कर देते हैं। न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि NOH जो है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड से स्क्रबिंग कर देते हैं। तो एक ले जाएंगे, ऊपर से NOH सोल्यूशन डालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी और उसको हम लोग अलग कर लेंगे। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व हो गई, इसलिए हम लोग वॉशर यूनिट में ले गए, जहाँ पे कास्टिक स्क्रबिंग भी कह सकते हैं, यूनिट कहीं कहीं लिखा मिल सकता है। अब क्या है कि एक सेपरेशन यूनिट है यहाँ पे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, अब हम लोग को जैसे C1 to C3 मेन है, तो इसमें कुछ नहीं है, मतलब आसान प्रोसेस उसके बाद है। हम लोग को बस एक एक कंपोनेंट को, जो लाइटर कंपोनेंट है उसको सेपरेट करते जाना है। कहीं पे 2 लाइटर कंपोनेंट को एक साथ रखेंगे, कहीं पे लाइटर कंपोनेंट को। तो अब यहाँ पे क्या है, C1 है, C2 है, C3 है, H2 है, CO है। तो हम लोग पहले लाइटर कंपोनेंट जो है, सबसे लाइटर कौन है इसमें, मान लीजिए हाइड्रोकार्बन्स में देखेंगे तो C1 है। तो अब हम चाहते हैं कि C1 वाले कंपोनेंट H2CO, C1 सब रिकवर हो जाए, रिमूव हो जाए। तो C1 क्या है, मेथेन है। तो अब हम लोग किस यूनिट में ले जाएंगे, पहले इसको ड्राई कर लेते हैं गैसेस को, क्योंकि हमने इसमें यूनिट हम ले गए थे कहाँ पे, इसमें कॉस्टिक स्क्रबिंग की थी, तो इसलिए ड्राइंग कर लेते हैं। तो ड्रायर में ले जाते हैं। उसके बाद जो है, जो ये सारे आपके लाइटर कंपोनेंट थे उसको हम लोग ले जाते हैं, मेथेन निकालना है तो डीमेथेनाइजर यूनिट में, एक फ्रैक्शनेशन यूनिट है। डीमेथेनाइजर यूनिट में क्या होगा कि मेथेन रिमूव हो जाएगी, मेथेन मतलब C1, और जो लाइटर और कंपोनेंट थे, मान लीजिए हाइड्रोजन था आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड था, तो यहाँ पे क्या टेल गैसेस मतलब CO, H2 और मेथेन रिमूव हो गई। कहाँ से, डीमेथेनाइजर से। तो मेथेन को फर्दर जो हमें रिक्वायरमेंट होगी स्टोरेज में ले जाएंगे, और जो उसका फर्दर यूज़ होगा वहाँ पे यूज़ करेंगे। अब यहाँ से हमने मेथेन रिकवर कर ली, तो यहाँ C1 से C3 था, तो इसका मतलब C2 कंपोनेंट बचा होगा, और C3 मतलब एथेन, एथिलीन, प्रोपिलीन, एसिटिलीन, ये सब बचे होंगे। तब हम लोग अब चाहेंगे कि C2 अलग कर लेंगे। तो अब हम लोग कहाँ ले जाएंगे, डीमेथेनाइजर के बाद कहाँ ले जाएंगे, डीएथेनाइजर। तो वहाँ पे मतलब जहाँ एथेन या C2 कंपोनेंट को सब अलग करेंगे। एथेनाइजर मतलब एथेन या एथिलीन जो है ना, तो एथेनाइजर
यूनिट में कहाँ क्या आया, C2 से C3 आया। C2 में क्या आपका कंपोनेंट होगा, एथिलीन होगा, एथेन होगा, प्रोपिलीन होगा, एसिटिलीन होगा। तो यहाँ पे C2 जो लाइटर है और C3 हैवियर है, तो डीथनाइजर यूनिट में क्या होगा, C2 जो कंपोनेंट है ऊपर से हम लोग टॉप प्रोडक्ट ऐसे निकाल लेंगे उसको, और जो C3 यूनिट होगा, C3 कंपोनेंट्स होंगे वो हैवियर कंपोनेंट होंगे, उनको हम बॉटम प्रोडक्ट से निकाल लेते हैं। और कहीं स्ट्रीम C3 की मिलेगी तो हम उसको मिक्स कर देंगे। अभी हम लोग लाइट C2 या गैसियस फेज की ही बात कर रहे हैं। तो C2 आया, इसमें C2 में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एथिलीन है। एथिलीन अगर होती तो हम लोग को प्रोडक्ट मिल जाता, हम लोग एथिलीन ही बनाना चाह रहे थे। उसमें एसिटिलीन भी है, एथेन भी है, तो उसको हम C2 स्प्लिटर में ले जाते हैं। तो C2 स्प्लिटर जो है ना वो किसको रिमूव कर देगा, एथेन को रिमूव कर देगा, किससे, एथिलीन और एसिटिलीन से और सारी चीज़ों से अलग कर देगा। तो इसको हम लोग यहाँ से हम लोग क्या हुआ, C2H6 एथेन हमें मिला, इसको हम लोग कहाँ ले जाएंगे, रिसाइकिल में, जो हमने यहाँ पढ़ा था कि यहाँ पे रिसाइकिल में ले जाएंगे। तो एथेन मिला, एथेन हमारे किसी काम का नहीं, इसको हमने रिसाइकिल में डाल दिया। अब यहाँ से क्या मिल रहा है, C2 वाले कंपोनेंट जो अनसैचुरेटेड है, मतलब एथिलीन मिल रही है, प्रोपिलीन, एथिलीन मिल रही है, एसिटिलीन मिल रही है। तो एथिलीन एसिटिलीन को हम लोग ले जाएंगे कहाँ पे, दो ऑप्शन है। अगर हमसे वो कह रहा है कि एसिटिलीन को आपको प्रोड्यूस करना है, एसिटिलीन का प्रोडक्शन करना है, तो एसिटिलीन ऐसे यूनिट में ले जाएंगे जहाँ पे एसिटिलीन को प्रोड्यूस कर सके। या दूसरा ऑप्शन अगर ये कहता है कि नहीं, आपको एसिटिलीन हमारे प्रोसेस में रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारी जो है ना डिमांड नहीं है एसिटिलीन की, आप इसको एथिलीन ही में कन्वर्ट कर दो। तो दो रूट यहाँ से हो जाते हैं। तो एक रूट है एसिटिलीन बनाने का। तो एसिटिलीन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एथिलीन और एसिटिलीन का जो ये प्रोडक्ट था यहाँ से आया, हम लोगों ने उसको फिट किया कहाँ पे, एब्जॉर्प्शन यूनिट है। और उसके बाद एब्जॉर्प्शन यूनिट के बाद हम लोग वहाँ पे एक एक्सट्रैक्शन यूनिट में ले जाते हैं। वहाँ पे हम लोग जो है ना एन पिरिडीन जो है, एन मिथाइल पायलोडिनोन यूज़ करते हैं एक सॉल्वेंट क्या करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसको, आपका ये एसिटिलीन। तो यहाँ पे ले गए हम लोग, यहाँ पे हमने सॉल्वेंट डाला, उसके बाद फिर क्या किया कि स्ट्रिपर में ले गए, वहाँ से सॉल्वेंट को अलग कर लिया हमने। यहाँ पे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस रिमूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे सॉल्वेंट हमने अलग कर लिया और जो एसिटिलीन हुई उसको हमने प्रोड्यूस कर लिया, और जो एथिलीन जो बची आपकी उसको हमने फिर से इस टावर में डाल दिया। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। नहीं, ये सॉल्वेंट जो है हमने यहाँ से सॉल्वेंट जो हमने इस प्रोसेस में डाल दिया, और जो एथिलीन बचेगी उसको इस तरह से हम ले जाएंगे। तो हम लोग कहाँ ले गए, जो एथिलीन और एसिटिलीन जो था यहाँ से, जो C2 स्प्लिटर से निकला था, उसको हमने एब्जॉर्प्शन टावर जो है वहाँ पे ले गए। या कई एब्जॉर्प्शन टावर में हम लोग सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, एन मिथाइल पायरोलोडिनोन। तो वहाँ पे हमने यहाँ पे सॉल्वेंट डाला, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन किया, इसमें हम लोग फिर स्प्लिटर यूनिट में ले जाएंगे। स्प्लिटर यूनिट क्या करेगा, वो अलग कर देगा इन दोनों को। तो यहाँ से हमने एसिटिलीन को ऑब्टेन कर लिया, और जो है जो सॉल्वेंट है उसको हमने फिर से रिसाइकिल कर दिया इस यूनिट में। अब यहाँ से एसिटिलीन रिमूव हो गई, फिर हम यहाँ से क्या बची, एथिलीन बची। एसिटिलीन सारी रिमूव नहीं होती, कोई भी प्रोसेस जो है ना 100% एफिशिएंट नहीं होता, तो एसिटिलीन तो सारी बचेगी नहीं, जो एसिटिलीन होगी थोड़ी बहुत बची होगी, एथिलीन जो है ना आगे ले जाएंगे। अब यही अगर हम लोग को एसिटिलीन नहीं चाहिए होता, मान लीजिए एसिटिलीन नहीं चाहिए होता प्रोसेस में, अगर एसिटिलीन की रिक्वायरमेंट है, तो अगर आपसे प्रोसेस फ्लोशीट में पूछता है कि नैफ्था के क्रैकिंग से एसिटिलीन कैसे प्रोड्यूस करेंगे, तो यहाँ तक हमारी फ्लोशीट आएगी। लेकिन अगर वो कहता है कि नहीं एसिटिलीन की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमको एथिलीन ही चाहिए, तो क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग ये प्रोसेस नहीं करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ले आएंगे। ये जो ग्रीन जो लाइन शो हो रही है, ग्रीन लाइन जो आपकी शो हो रही है, इसको ले जाएंगे। और इसको ले जाएंगे तो हम लोग कहाँ ले जाएंगे, एक यूनिट है, एक जो है एक मान लीजिए रिएक्टर है, रिएक्टर में ले जाते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजनेशन करा देते हैं। एसिटिलीन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, उसमें एक अगर हम लोग हाइड्रोजन ऐड कर दें, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो वो एथिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक रिएक्टर में ले जाते हैं, वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करते हैं इसमें।
तो जो लेकिन ये है कि सिलेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि एथिलीन भी है, अगर हाइड्रोजन हमने ऐड किया तो वो एसिटिलीन से रिएक्ट किया, हाइड्रोजन पता चला कि एथिलीन से भी रिएक्ट कर देगा तो एथेन बना देगा, तो हमारी सारी मेहनत तो बेकार चली जाएगी। तो उसके लिए हम लोग कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। तो कैटलिस्ट पैलेडियम यूज़ करते हैं यहाँ पे, और 400 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे ले गए तो हमने जो एसिटिलीन थी, हाइड्रोजनेशन एसिटिलीन का सेलेक्टिव हाइड्रोजनेशन करा दिया, वहाँ पे एथिलीन मिल गई सब। तो एथिलीन वाली स्ट्रीम थी, यहाँ पे ले लिया। अगर ये स्ट्रीम नहीं हो रही होती तो फिर ये सीधे एथिलीन से अब आगे ले जाएंगे। अब यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। एथिलीन मेजर बची है, थोड़ा बहुत एसिटिलीन बची है। अब एथिलीन जो है उसको हम लोग रिमूव करना चाहते हैं। किससे रिमूव करना चाहते हैं? जो थोड़ा बहुत एसिटिलीन बची हुई है। तो 2 टॉवर्स हैं, पहले एसिटिलीन जो है एथिलीन टॉपलिंग और एथिलीन जो है टेलिंग टॉवर्स, उसमें ले जाते हैं। ये दोनों से फ्रैक्शनेशन, ये 2 फ्रैक्शनेशन यूनिट है। तो वहाँ पे जो है ना एथिलीन जो है ना, प्योर एथिलीन जो है टॉपलिंग टेलिंग यूनिट से रिमूव हो जाती है। तो यहाँ से जो स्ट्रीम थी हम ले गए एथिलीन टॉपलिंग यूनिट में, फिर फर्दर उसको ले गए एथिलीन टेलिंग यूनिट में। तो एथिलीन जो हमारा क्या था, लाइटर, एथिलीन जो है लाइटर प्रोडक्ट था, वो निकल गया अपना। और जो फिर एथिलीन के बाद क्या बचा? एथेन बचा। इसमें एथेन बचा होगा ना थोड़ा बहुत, जो लाइटर कंपोनेंट, या थोड़ा बहुत जैसे हाइड्रोजन से हमने रिएक्शन कराई थी यहाँ पे, और रिएक्शन नहीं भी कराई थी, थोड़ा बहुत हाइड्रोजन अगर बचा होगा उसमें तो रिएक्शन करके थोड़ा बहुत जो है ना एथेन बना लेगा। तो हम इस C2 स्प्लिटर में फिर ले जाके डाल देंगे इसको। तो ब्लू लाइन से देखिए कहाँ गया है, C2 स्प्लिटर में। तो क्योंकि यहाँ पे ही एथेन को सेपरेट कर रहा था, तो हम लोग को क्या मिल गया? एथिलीन मिल गया। तो गैसियस स्ट्रीम की प्रोसेसिंग यहाँ तक कंप्लीट हो गई। अगर हमसे पूछता है कि एसिटिलीन की एथिलीन, ये आपको नेफ्था की क्रैकिंग से एथिलीन कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो हम लोग को यहाँ तक एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जब यहाँ तक एक्सप्लेन कर लिया तो हमारी ये प्रोसेस यहाँ तक कंप्लीट हो गया। एथिलीन हमने प्रोड्यूस कर लिया, मतलब गैसियस जो स्ट्रीम थी आपकी, यहाँ से 2 स्ट्रीम मिली थी हम लोग को फेज सेपरेटर से, एक लिक्विड स्ट्रीम है गैसियस स्ट्रीम। तो गैसियस स्ट्रीम की प्रोसेसिंग हमने कंप्लीट कर ली। यहाँ से हम लोग को एसिटिलीन भी मिल गया, एथिलीन भी मिल गया। अब हम लोग देखेंगे कि लिक्विड स्ट्रीम की प्रोसेसिंग कैसे करेंगे। तो लिक्विड स्ट्रीम में फिर हम आ गए कहाँ पे? फेज सेपरेटर में। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ढक देते हैं क्लियरिटी के लिए। हम लोग फिर कहाँ गए? फेज सेपरेटर में। फेज सेपरेटर से हम लोग अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं? लिक्विड स्ट्रीम जो थी उसकी प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लिक्विड स्ट्रीम में भी कुछ CO2 होगी। जैसे यहाँ पे गैसेस स्ट्रीम में CO2 थे, तो हम कहाँ ले गए थे उसको? हम ले गए थे NOH स्क्रबिंग यूनिट में। तो यहाँ पे भी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तो उसको भी एसिडिक गैसेस होंगी, उनको स्क्रबर में ले जाएंगे, वॉशर में ले जाएंगे। वहाँ पे NOH हम लोग टॉप से डालेंगे और स्क्रबिंग करके वो एब्जॉर्ब कर लेगा CO2 को। एब्जॉर्ब कर लिया तो हमारे पास क्या बचेगा? C3 बचेगा मेजर कंपोनेंट, C4 बचेगा, और उससे हैवियर जो कंपोनेंट होंगे वो बचेंगे। तो उसके बाद हम इन लोगों को जो बचते हैं, ये सारे कंपोनेंट को हम लोग कहाँ पे ले जाते हैं? प्रीफ्रैक्शनेशन यूनिट में। तो प्रीफ्रैक्शनेशन यूनिट क्या करती है? प्रीफ्रैक्शनेटर बोल सकते हैं इसको। वहाँ पे ले जाते हैं, तो वहाँ पे जो लाइटर कंपोनेंट हैं, इसमें भी क्योंकि C3 आता है, कोई जैसे डिस्टिलेशन करते हैं तो सारे कंपोनेंट ऐसा नहीं, बहुत एग्जैक्ट सेपरेशन नहीं होता कि C4 100% नीचे चला गया, C3 एग्जैक्ट 100% ऊपर चला गया। उसमें कुछ लाइटर कंपोनेंट आ जाते हैं। तो प्रीफ्रैक्शनेटर क्या करेगा? बेसिकली जो लाइटर कंपोनेंट बचे होंगे उनको जो है ये टॉप से निकाल देगा। डिस्टिलेशन यूनिट ही है, वो टॉप से निकल जाएंगे, और वो उसको कहाँ पे? फेज सेपरेशन के बाद जो गैसियस फेज थी उसमें ले जाके डाल देंगे, उसको मिक्स कर देंगे। और जो आपका हेवियर प्रोडक्ट बनेगा C3 C4, उसकी स्ट्रीम जो है ना नीचे ले जाएंगे। हमने देखा था कि जो आपका डी एथेनाइजर यूनिट था, वहाँ पे एथेन C2 से सारे कंपोनेंट रिमूव हुए थे, और जो प्रोपेन बचा था, C3 बचा था, प्रोपेन एग्जैक्टली नहीं है उसमें, सारे और सारे कंपोनेंट हैं, तो C3 कंपोनेंट बचे थे। तो C3 कंपोनेंट अब यहाँ से भी हमें C3 C4 मिल रहा है, तो उनको मिक्स कर देंगे। तो C3 देखिए ब्लैक लाइन से आ रही, C3 गई यहाँ पे। हम स्ट्रीम को कट नहीं करते 2 स्ट्रीम को, तो यहाँ पे इस तरह शो कर दिया। फिर हमने क्या किया? C3 जो आ रही थी अब हमने यहाँ पे मिक्स कर दिया। अब हमारे पास बेसिकली क्या क्या बचा? अब हमारे पास C3 के कंपोनेंट बचे,
मतलब C3 और इससे हायर ही बचे। अब C2 तो नहीं बचा, तो C3 बचे या उससे हायर कंपोनेंट बचे, और वही स्ट्रीम यहाँ से जा रही है। अब C3 है तो हम लोग को C3 रिमूव करना पड़ेगा, C4 रिमूव करना पड़ेगा, तो कहीं पे हम प्रोपेनाइज़र डी प्रोपेनाइज़र यूनिट में ले जाना पड़ेगा, डी ब्यूटेनाइज़र में यूनिट में ले जाना पड़ेगा। तो क्योंकि ये सब इसमें हैवियर हाइड्रोकार्बन है, C3 है, ये स्ट्रीम जो निकल रही है यहाँ से इसमें हैवियर हाइड्रोकार्बन है, C3 है, C4 है, एरोमेटिक्स होंगे, और आपका जिसे हमने देखा था कि हैवी ऑयल्स होगा। तो इनको हम लोग कहाँ ले जाएंगे? सबसे पहले हम ये करें कि जो, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है कि प्रोपिलीन यूज़ हम लोग ऑप्टेन कर ले, या ब्यूटिलीन यूज़ कर ले, या ब्यूटाडाइन यूज़ कर रिकवर कर ले, तो हम लोग ऐसी यूनिट में ले जाएंगे इनको जहाँ पे हमें C3 मतलब C4 या उससे लाइटर कंपोनेंट सब अलग कर दे, और उससे हैवियर कंपोनेंट अलग कर दे। तो मतलब लाइटर फ्रैक्शन का C4 से कम वाले सब लाइटर फ्रैक्शन में आ जाएं, और C4 से हैवियर वाले सब जो है वो हैवियर फ्रैक्शन में आ जाएं। तो हम लोग कहाँ ले जाएंगे? ऑब्वियसली पता है, ब्यूटेनाइज़र में ले जाएंगे। डी का मतलब रिमूवल, ब्यूटेनाइज़र तो मतलब ब्यूटेन, C4 से जो भी लाइटर कंपोनेंट है सब यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे। तो ये स्ट्रीम जो आ रही थी हम लोग इसको ले गए डी ब्यूटेनाइज़र यूनिट में। डी ब्यूटेनाइज़र यूनिट में क्या होगा? जो आपका C4 होगा, C3 होगा, वो सारे कंपोनेंट यहाँ से ऊपर जो है ना लाइटर फ्रैक्शन ऊपर से रिकवर कर जाएंगे, और जो हैवियर फ्रैक्शन होगा, हैवियर में क्या बचेगा? एरोमेटिक बचेगा, ऑयल बचेगा। तो उसको हम लोग कहाँ ले जाएंगे? हैवियर फ्रैक्शन को हम लोग रिमूव करना है, तो उसको हम लोग एरोमेटिक यूनिट में ले जाएंगे। तो देखिए जो हैवियर फ्रैक्शन था यहाँ से, पहले लाइटर फ्रैक्शन का देख लेते हैं, फिर हैवियर फ्रैक्शन का देख लेंगे। तो लाइटर फ्रैक्शन की बात करते हैं। जैसे लाइटर फ्रैक्शन में क्या था? C3 था, C4 था। तो अब हम लोग क्या रिमूव करेंगे? लाइटर इसमें C3 C4 में क्या है? प्रोपेन है, C3 है, प्रोपेन और उसके कंपोनेंट हैं। तो कहाँ हम ले जाएंगे? डी प्रोपेनाइज़र में। डी प्रोपेनाइज़र में प्रोपेन ऊपर से रिमूव हो जाएगा, और ब्यूटेन जो है C4 वाले कंपोनेंट जो है ना यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो डी प्रोपेनाइज़र में हम लोग गए। अब डी प्रोपेनाइज़र में ले गए तो हम लोग वहाँ से हमें क्या मिलेगा? प्रोपीन मिलेगा, प्रोपिलीन मिलेगा और प्रोपेन मिलेगा, क्योंकि रिएक्शन में प्रोपेन भी बना है। तो प्रोपेन और प्रोपिलीन को हमें सेपरेट करना है। हमने देखा था कि प्रोपेन जब एक ही सेम कार्बन नंबर्स होते हैं और इसमें कोई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, तो हम कहाँ सेपरेट करते हैं? स्प्लिटर में ले जाते हैं। तो हम इसको C3 स्प्लिटर में ले जाएंगे। C3 स्प्लिटर में ले जाएंगे तो जो प्रोपिलीन जो है ना वो लाइटर फ्रैक्शन है, तो प्रोपीन को टॉप से जो हम लोग रिमूव कर लेंगे, तो ये भी हमारा एक प्रोडक्ट है। तो अगर हमसे पूछता है प्रोपिलीन बनाने का प्रोसेस, तो हम लोग को यहाँ तक एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हम लोग को एथिलीन मिल गई, एसिटिलीन मिल गई, प्रोपिलीन मिल गई। अभी हमें ब्यूटीन और ब्यूटाडाइन नहीं मिली है। तो हमने देखा था C3 जो आपका डी प्रोपेनाइज़र था, डी प्रोपेनाइज़र यूनिट जो थी, वहाँ पे क्या हुआ था? C3 जो है कंपोनेंट, अगर इस पे हम यहाँ मेंशन कर दें, C3 कंपोनेंट है और यहाँ C4 कंपोनेंट है। C4 यहाँ से क्या निकला था? C3 से C4 वाले कंपोनेंट इधर निकले थे, हैवी जो है इधर निकले थे। तो हम लोग लाइटर फ्रैक्शन की बात कर रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ डी प्रोपेनाइज़र में ले गए, वहाँ से हम लोगों ने प्रोपेन को अलग किया, और प्रोपेन ने C3 और कंपोनेंट अलग किए, और यहाँ से C4 नीचे से हैवियर होता है C4 अलग किए। C4 अलग करने के बाद हम लोग कहाँ ले जाएंगे? ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि अब यहाँ पे डी प्रोपेनाइज़र C3 वाले सारे कंपोनेंट बचे, अब सब सेम कार्बन नंबर के बचे हैं, तो उनको स्प्लिटर में ले जाना पड़ेगा। स्प्लिटर में हम लोग ले गए, तो वहाँ से हमें जो लाइटर क्या है? प्रोपिलीन जो है ना लाइटर है, अनसैचुरेटेड लाइटर होती हैं सेम कार्बन नंबर अगर है सैचुरेटेड से। और फिर क्या बचा? प्रोपेन बचेगा यहाँ से। तो प्रोपेन तो हमारे किसी काम का नहीं है वैसे, मतलब किसी काम का नहीं, मतलब काम का है लेकिन ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। हम लोग ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको क्रैकिंग करनी पड़ेगी, तो उसको हम लोग रिसाइकिल कर देंगे। तो प्रोपेन को हम लोग रिसाइकिल करके यहाँ ले आए। हमने एथेन हमें यहाँ से मिली थी, तो एथेन को हमने यहाँ से रिसाइकिल कर लिया था। प्रोपेन हमें यहाँ से मिल रही है, प्रोपेन हमने यहाँ से रिसाइकिल कर लिया। प्रोपिलीन हमें मिल गई। तो ये प्रोपिलीन वाली यूनिट कंप्लीट हो गई। अब देखिए हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे जो हैवी फ्रैक्शन डिस्कस कर रहे थे। C3 C4 जब रिकवर हो गया था, तो लाइटर फ्रैक्शन बचे हुए थे यहाँ से। जो लाइटर फ्रैक्शन
ये हैवियर फ्रैक्शन, तो हैवियर फ्रैक्शन में क्या होगा, एरोमेटिक होगा, तो हम ऐसी यूनिट में ले जाएं जहाँ पे हम एरोमेटिक्स को सेपरेट कर लें। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो यूनिट ये यहाँ से जो हैवियर प्रोडक्ट्स आपका था, ये ग्रीन लाइन से शो है, हम इसको एक एब्जॉर्प्शन या डिस्टिलेशन टावर में ले जाएंगे। वहाँ पे क्या होगा, एरोमेटिक्स और फ्यूल ऑयल इसमें थे बेसिकली, इसमें हैवियर कंपोनेंट्स में। तो एरोमेटिक्स लाइट होते हैं, तो टॉप से हम लोग एरोमेटिक ऑब्टेन कर लेंगे। टॉप से हम लोग को एरोमेटिक कंपोनेंट मिल गए और बॉटम से हम लोग को क्या मिल गया, फ्यूल ऑयल मिल गया। तो बॉटम से हम लोग को फ्यूल ऑयल मिल गया। तो ये जो हैवी स्ट्रीम यहाँ से निकलती है ड्यूबेटनाइजर, उसको भी हम लोगों ने एड्रेस कर लिया। अब हम लोग के पास कौन एक स्ट्रीम बची है, जो डी प्रोपेनाइजर से C4 स्ट्रीम बची है। अब उसको हम लोग को एड्रेस करना है। तो जो C4 से निकली है उसको हम लोग कहाँ ले जाते हैं, एक एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन, ये जहाँ पे एब्जॉर्प्शन कॉलम लिखा है ये है एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन। यहाँ पे हमें एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन यूनिट में ले जाते हैं हम लोग। तो एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन यूनिट में क्या होगा आपका, कि वो ब्यूटेन जो है और ब्यूटेन और ब्यूटिलीन जो है सेपरेट कर देगा, कहाँ से, आपका ब्यूटाडाइन से। तो C4 में जो है आपका ब्यूटेन और ब्यूटिलीन जो सेपरेट हो गई, इसमें ब्यूटेन भी है और ब्यूटिलीन, वो किससे सेपरेट कर देता है, आपका ब्यूटाडाइन से। तो ये कौन सी यूनिट है, एक्सट्रैक्शन यूनिट है। एक्सट्रैक्शन कॉलम में हम लोग ले गए, डिस्टिलेशन ये कॉलम है, एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन होता है यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, सॉल्वेंट से स्ट्रिपिंग करते हैं बाद में। तो तभी वो एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन में क्या होता है, कोई सॉल्वेंट होता है उससे स्ट्रिपिंग करते हैं। तो यहाँ पे वो किसको सेपरेट कर देगा, आपको ब्यूटेन और ब्यूटीन जो है, ब्यूटीन कहिए, उसको ब्यूटाडाइन से सेपरेट कर देगा, क्योंकि ब्यूटाडाइन ज़्यादा यूजफुल प्रोडक्ट है इन कंपेरिजन टू तो ब्यूटिलीन। तो ब्यूटाडाइन को सेपरेट कर देता है। सेपरेट करने के बाद हम लोग कहाँ ले जाएंगे, स्ट्रिपर यूनिट में ले जाएंगे, क्योंकि हमको सॉल्वेंट रिकवर करना है। सॉल्वेंट रिकवर करेंगे और फिर सॉल्वेंट को फिर से रिसर्कुलेट कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग को क्या निकाल लेते हैं, हम लोग यहाँ से ब्यूटेन निकाल लेते हैं। यहाँ पे C4 में अपना क्या है, ब्यूटीन है और ब्यूटेन है। तो इसको हम लोग रिसाइकिल भी कर सकते हैं, यहाँ पे रिसाइकिल कर देंगे जो ब्यूटेन हो, तो उनका फर्दर जो है ना आपका स्टीम क्रैकिंग हो जाएगी। इस तरह जो है हम लोग को क्या मिल गया इस प्रोसेस से हम लोग को एथिलीन मिल गया। एथिलीन यहाँ पे मिला। अगर एथिलीन तक बनाने का प्रोसेस पूछता है तो हम लोग को ये जो गैसियस स्ट्रीम थी उसकी प्रोसेसिंग पूरी यहाँ तक शो करनी पड़ेगी। अगर एसिटिलीन हमको इस प्रोसेस से पूछता है तो एसिटिलीन बनाने के लिए हम लोगों को यहाँ तक शो करना पड़ेगा। और अगर उससे हमें उसमें प्रोपिलीन पूछता है कि प्रोपिलीन कैसे बनाएंगे इस प्रोसेस से, कि डिस्कस द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोपिलीन फ्रॉम स्टीम क्रैकिंग ऑफ नेफ्था नेचुरल गैस। कोई भी फीड स्टॉक हो सकता है, नेफ्था भी हो सकता है और नेचुरल गैस भी हो सकता है। तो हमें यहाँ तक प्रोसेस डिस्कस करना पड़ेगा। लेकिन अगर कहता है कि ब्यूटाडाइन बनाने का प्रोसेस, किससे, रॉ मटेरियल आप क्या यूज़ कर रहे हो, अगर नेफ्था यूज़ कर रहे हो तो हमें फाइनली यहाँ तक प्रोसेस पूरा डिस्कस करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ये कई टॉपिक्स इसमें कवर कर लेता है। ये कवर करता है कि अगर क्वेश्चन आता है कि स्टीम क्रैकिंग ऑफ नेफ्था डिस्कस करिए और विद द हेल्प ऑफ फ्लो शीट, तो ये प्रोसेस डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स में, क्योंकि ये बहुत डिटेल फ्लो शीट है, तो कितने मार्क्स में, अगर ज़्यादा मार्क्स में पूछा गया है तो पूरा डिस्कस करना पड़ेगा। नहीं तो कुछ यूनिट्स आप जो है ना जो है वहाँ उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर यह आपसे कहे कि स्टीम क्रैकिंग ऑफ नेचुरल गैस कहे तो भी हम लोग नेचुरल गैस, नेफ्था की जगह नेचुरल गैस यूज़ कर सकते हैं। तो आपसे या नेचुरल गैस या नेफ्था किसी की स्टीम क्रैकिंग पूछेगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओलिफिन। तो ये जब क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह आएगा कि डिस्कस द प्रोसेस एंड विद द हेल्प ऑफ फ्लो शीट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओलिफिन यूजिंग नेफ्था एज ए रॉ मटेरियल और नेचुरल गैस एज ए रॉ मटेरियल। तो ये पूरी फ्लो शीट हम लोग को, या तो फिर वो पूछ सकता है कि डिस्कस द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आपके एथिलीन जो है, या एसिटिलीन या प्रोपिलीन या ब्यूटाडाइन, किससे, आपके जो है नेफ्था से, या आपके किससे, एलपीजी से। तो ये पूरा प्रोसेस है, ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है पूरी।
आपके पेट्रोकेमिकल में। तो इस प्रोसेस को अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।